श्री गणेशाय नमः ये शब्द आपने अमूमन घर आए शादी के कार्ड पर सबसे ऊपर देखे होंगे। देश की ज्यादातर आबादी इसी मंत्र से अच्छे काम शुरू करती है। हिंदुस्तान में ये कॉमन सी बात है, लेकिन दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर कैस्पियन झील के किनारे एक शहर है बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू में एक मंदिर है, आतिशगाह यानी आग का घर। देवनागरी में संस्कृत भाषा का जो अभिलेख आतिशगाह में सनद है, उसकी शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है, श्री गणेशाय नमः। ऐसा नहीं है कि भारत के लोग अजरबैजान पर राज कर चुके थे। दरअसल बाकू एक सराय डेरा था जो मध्य एशिया से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाते व्यापार के रास्ते पर था। हिंदू और सिख व्यापारी भी इसी रास्ते आते जाते थे। इसी के चलते अग्नि स्वरूपा ज्वाला देवी को समर्पित एक मंदिर यहाँ बना। हिंदुस्तान की देवनागरी और गुरुमुखी लिपियों की सनद एक मुस्लिम राज्य अजरबैजान में मिलती है। वही अजरबैजान जहां 2023 में उनके पड़ोसियों के अलावा सबसे ज्यादा सैलानी भारत के थे। वही अजरबैजान जिसके 2022-23 के व्यापार में आज भी भारत 7वां सबसे बड़ा भागीदार है। लेकिन वही अजरबैजान जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चुप्पी साधे रहा और अब पाकिस्तान के कंधे से कंधा मिलाता दिख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना। ऐतिहासिक किस्से कहानियों के रोजाना शो तारीख में आज बात तुर्की और पाकिस्तान की भेड़चाल में शुमार अजरबैजान के कच्चे पक्के अतीत की। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. अजरबैजान आधिकारिक तौर पर अजरबैजान गणराज्य और इसकी राजधानी बाकू, ईरान के ऊपर पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप के चौराहे पर स्थित एक यूरोपियन देश। पूरब में कैस्पियन सागर, उत्तर में रूस, उत्तर पश्चिम में जॉर्जिया, पश्चिम में आर्मेनिया और तुर्की और दक्षिण में ईरान। इतिहास ऐसा कि कौन आया, कौन गया, कौन रहा, सब तसल्ली से जानने लायक। आज जो हो रहा है उसकी जड़ें अपने आप इसके इतिहास से जुड़ती हैं। अजरबैजान की जड़ें आदिम ज़माने से हैं। इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य अजीख और तागलर की गुफाओं में मिलते हैं। 12 लाख साल से पुरानी इन आदिम गुफाओं के बाद इस जगह ने अपना नाम तलाशना शुरू किया। अजरबैजान का इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद फारस के इतिहास के साथ अच्छे खासे तौर से जुड़ता है। उसके बाद सम्राट साइरस के तहत अखमनी साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर फतह की। तब 4ठी सदी ईसा पूर्व में इस पहले फारसी साम्राज्य के दायरे में आने से अजरबैजान एट्रोपेटीन के तौर पर जाना गया। उस दौर में सिकंदर के सूबे क्षत्रप कहे जाते थे। इसी एट्रोपेटीन के संस्थापक एट्रोपेटिस के नाम से अजरबैजान के नामकरण का दूसरा सिरा जुड़ता दिखता है। ईसा पूर्व से ईसा के बाद का दौर आया। ये अग्नि पूजा, ये पारसी धर्म और रिवाज धीरे धीरे फैलने शुरू हुए। 3री से 7वीं सदी के बीच ससानी साम्राज्य के दौर में इस क्षेत्र में फारसी सांस्कृतिक प्रभाव और मजबूत हुआ, यहाँ तक कि फारसी प्रशासन की भाषा भी बनी। इस लंबे जुड़ाव ने भाषा, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक प्रथाओं सहित अजरबैजानी जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकार दिया। 7वीं सदी में अजरबैजान के इतिहास में एक ऐसा बदलाव आया जो यहाँ के बीते कल और आने वाले कल दोनों के लिए ज़रूरी था। ये मौका था जब अरब सेनाओं के कदम यहाँ पड़े। रशीदन, उमैयद, फिर अब्बासी खलीफत के कारण फारसी पहली मर्तबा फारस में इस्लाम का फैलाव हो रहा था। इसी दौर के दरमियान तुर्क नस्ल के कबीलों ने भी मध्य एशिया से बढ़ते हुए बाइजेंटिन ईसाइयों से टकराने लगे थे। टसल एरिया होने के चलते यहाँ रहने वाले विभिन्न तुर्क और गैर तुर्क जातीय समूहों के बीच एक मिलीजुली पहचान पनपी। फारसी भाषा के गठन में भी इस मेलजोल ने महती भूमिका निभाई। फिर इस्लाम ने इस पूरे हिस्से को एक नया सांस्कृतिक और धार्मिक ढांचा प्रदान किया। अरब खलीफा के शासन के तहत अजरबैजान ने सिल्क रोड के साथ अपने रणनीतिक स्थान के कारण आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि की अवधि का भी अनुभव किया। 9वीं सदी में अब्बासी खलीफा के पतन के बाद अजरबैजान में सजीदों, शेरवान शाहों और सलारियों के राज्यों जैसे कई स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र इस्लामी राजनीतिक संस्थाएं उभरी। वही शेरवान जिनके पहने कपड़े के स्टाइल को शेरवानी कहा गया है ना, दुनिया छोटी और गोल। अजरबैजान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि 16वीं शताब्दी में सफवी राजवंश का उदय था। दक्षिणी अजरबैजान मूल के इस राजवंश ने आज के ईरान और आसपास को समेटे सफवी सल्तनत का सिंहासन संभाला।
शिया इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में स्थापित किया। तलवार की धार पर लोगों के धर्म बदले गए। एक ऐसा कदम जिसका फारस और अजरबैजान दोनों पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। 16वीं से 18वीं सदी में सुन्नी समुदाय वाले ऑटोमन साम्राज्य और शिया वाले सफवियों के बीच कई युद्ध भी हुए। ऑटोमन साम्राज्य मध्यकालीन पश्चिमी ऐसा की प्रमुख तुर्कीय शक्ति बनकर उभरे। इन दोनों के बीच अजरबैजान अक्सर युद्ध का मैदान बनता रहा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अजरबैजान के इतिहास में एंट्री होती है रूसी जार साम्राज्य की। एक के बाद दूसरी जंग के चलते अजरबैजान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इन संघर्षों के नतीजतन गुलिस्तान 1813 और तुर्कमेनचाई 1828 की संधियों के माध्यम से अजरबैजान का रूसी साम्राज्य और कजर ईरान के बीच जबरन विभाजन हो गया। अजरबैजान का उत्तरी भाग रूसी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। काकेशस वायसरायल्टी के हिस्से के रूप में इसे प्रशासित किया गया। नया औद्योगिकीकरण अजरबैजान के हिस्से आया। विशेष रूप से बाकू के आसपास तेल उद्योग का तेजी से विकास हुआ। निवेश और बड़ी संख्या में श्रम इसके साथ साथ बाकू पहुंचे। इस अवधि में प्रारंभिक अजरबैजानी राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय और एक बौद्धिक वर्ग का विकास भी देखा गया, जिसने राष्ट्रीय पहचान के विचारों और आत्मनिर्णय की आकांक्षाओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया। 1917 की क्रांतियों के बाद रूसी साम्राज्य के पतन ने काकेशस में स्वतंत्र राज्यों के उदय के लिए एक अवसर पैदा किया। 28 मई 1918 को तिफलिस में अजरबैजान लोकतांत्रिक गणराज्य ADR की घोषणा की गई, जो मुस्लिम दुनिया में पहले धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में एक ऐतिहासिक क्षण था। ADR हालांकि जुम्मे 4 दिन का मेहमान रह पाया, फिर भी इसने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए। इसने एक बहुदलीय संसदीय प्रणाली स्थापित की। मुस्लिम दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व कदम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। सरकार ने बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की, लेकिन इसके चंद महीनों पहले अजारी लोगों पर अर्मेनियाई और बोल्शेविक फौजी कहर बनकर टूटे थे। रूसी बोल्शेविक के मुखिया व्लादिमीर लेनिन ने कॉक्सस के कमिसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गवर्नर टाइप पद पर एक आर्मेनियाई को बैठाया। आर्मेनिया और अजरबैजान सालों से हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले फेज में ही थे। मौका मिला और रूसी मदद भी। अजारी लोगों के इस नरसंहार में समाखी, गुबा, लेंकारड, जंग ए जुर और बाकू जैसे टारगेट सेट करके करीबन 50,000 लोगों को काल के ग्रास में डाल दिया गया था। समीकरण बदल रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय और रूसी साम्राज्य के पतन के बाद ऑटोमन साम्राज्य ने सुन्नी मेजॉरिटी देखते हुए 1918 में नव स्थापित अजरबैजान लोकतांत्रिक गणराज्य को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की, ताकि दुनिया भर में मैसेज जाए कि तुर्की मुस्लिम एकजुटता और साझा हितों की भावनाओं को तरजीह दे रहा है, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ सुन्नी गठबंधन को मजबूती देना था। हालांकि ADR को आंतरिक राजनीतिक विभाजन, पश्चिम के पड़ोसी आर्मेनिया के साथ क्षेत्रीय विवादों, विशेष रूप से नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर और एक अनिश्चित भू राजनीतिक स्थिति सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंततः अप्रैल 1920 में बोल्शेविक रेड आर्मी ने सोवियत रूस के लिए ADR के हाथ से अजरबैजान छीन लिया। इसे कुछ ऐसे देखा गया कि आधुनिक दौर में पहले मुस्लिम लोकतांत्रिक गणराज्य का अंत हो गया हो। बोल्शेविक रेड आर्मी के आक्रमण और ADR सरकार के आत्मसमर्पण के बाद 28 अप्रैल 1920 को अजरबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य SSR की स्थापना हुई। प्रारंभ में एक स्वतंत्र डोमिनियन की तरह रहा, लेकिन जल्द ही 1922 में ट्रांस काकेशियन सूबे का हिस्सा बन गया। फिर रूसी तानाशाह जोसेफ स्टालिन के शासन में अजरबैजान बैसाखी के सहारे हो चुका था। औपचारिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद अजरबैजान SSR प्रभावी रूप से अजरबैजान की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित था, जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का एक अभिन्न अंग था। एक आंकड़े के अनुसार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत रूस को अजरबैजान से ही 75 मिलियन टन तेल की आपूर्ति हुई थी और 4 लाख अजारी इस दरमियान मारे भी गए। 1960 में मंदी के चलते सोवियत रूस ने अपने सेटअप मॉस्को के करीब खींच लिए। इसी दौरान 20वीं शताब्दी के अंत में नागोर्नो काराबाख संघर्ष के बढ़ने और मॉस्को की नीतियों के प्रति बढ़ते मोहभंग से प्रेरित होकर अजरबैजानी राष्ट्रवादी भावनाओं का पुनरुत्थान हुआ, जिसकी परिणति पहले नागोर्नो काराबाख युद्ध 1988 से 1994 में हुई। जनवरी 1990 में बाकू में सोवियत सैनिकों द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई, जिसे ब्लैक जनवरी के नाम से जाना जाता है, इसने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया।
अंततः अजरबैजान ने 1989 में अपनी संप्रभुता की घोषणा की और 30 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। नव स्वतंत्र अजरबैजान गणराज्य ने खुद को 1918 से 1920 के अजरबैजान लोकतांत्रिक गणराज्य का राजनीतिक और कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया। लोगों ने अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को अजरबैजान लोकतांत्रिक गणराज्य के गौरव से जोड़ने का प्रयास किया। एक कहावत सुनी होगी, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अजरबैजान 1992 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना और तब से यूरोप की परिषद, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और तुर्की राज्यों के संगठन सहित कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल हो गया है। हैदर अलीयेव ने 1993 से 2003 तक अजरबैजान की दूसरी पारी को काफी अच्छी शुरुआत दी। फिर उसी का बेटा इल्हाम अलीयेव सत्ता में आया। इल्हाम ने 2009 में संवैधानिक बदलाव करके कुर्सी का टेन्योर को अपने इशारे पर बदलवाया और प्रेस पर सेंसरशिप लागू करवाई। आज का अजरबैजान यानी पिछले 2 दशक का अजरबैजान बहुत अलग दिशा पर है। 2020 में दूसरे नागोर्नो काराबाख युद्ध के कारण अजरबैजान को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय लाभ हुए और 2023 में अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। एक तरफ देश ने आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण तेल और गैस भंडार का लाभ उठाया है। फारसी, तुर्किक और रूसी संस्कृतियों के स्थायी प्रभावों ने अजरबैजान की पहचान को गहराई से आकार दिया है, जिससे एक समृद्ध और जटिल विरासत मिली है। वहीं दूसरे छोर अजरबैजान का इतिहास एक लंबा और जटिल वृत्तांत है। प्रमुख महाद्वीपों के चौराहे पर क्षेत्र के रणनीतिक स्थान ने इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक केंद्र बिंदु और साम्राज्यों के लिए एक युद्ध का मैदान बना दिया है। जैसे तुर्की अपने अतीत में अपना गुरूर ढूंढ रहा है, पाकिस्तान अपनी ही आवाम की आंखों में धूल झोंके पड़ी है, कमोबेश वैसे ही अजरबैजान भी भेड़ चाल में शुमार दिख रहा है। पुराने रिश्ते अच्छे रहे हैं, आगे भी कुछ ऐसा ही रहे तो बेहतर। इस अंक को लिखा था अनुराग ने। फिर मिलेंगे, देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।